गुड आफ्टरनून एवरीवन। दिस सचिन खरे और ये फंडामेंटल राइट्स लेक्चर सीरीज का चौथा वीडियो है। इस वीडियो में हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में पढ़ना है, अर्थात हमें अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 का अध्ययन करना है। लेकिन अध्ययन की शुरुआत करने से पहले हमें कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर नज़र डाल लेना चाहिए, जैसे कि दासता की जो प्रथा थी, जो भारतीय समाज में विद्यमान हुआ करती थी, इसकी शुरुआत कैसे हुई। दासता की प्रथा की शुरुआत के जो आधिकारिक प्रमाण हैं, ये हमें गुप्तों के शासन से मिलते हैं। गुप्तों का जब शासन हुआ था भारत में, इस दौरान हमारा समाज जात पात, ऊंच नीच एवं विभिन्न कुरीतियों से ग्रसित हो चुका था। अब प्राचीन काल से जब हम मध्यकाल में आते हैं, जब भारत में मुस्लिम शासकों का आक्रमण हुआ था, उस दौरान भी हमारे समाज में दास प्रथा घर कर चुकी थी, अर्थात दासों की खरीद फरोख्त हुआ करती थी। इवन अगर हम फोकस करें इतिहास पर या मध्यकाल में ही, तो मोहम्मद गौरी के ही दास थे कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। और मोहम्मद गौरी जब भारत से गए थे तो ये पूरे का पूरा साम्राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप गए थे। अर्थात दास प्रथा घर कर चुकी थी भारतीय समाज में। धीरे धीरे समय बीतता गया और अंग्रेजों का आगमन जब भारत में हुआ, तो इस दौरान भी दास प्रथा भारतीय समाज में अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी थी। कितना भयावह दृश्य होता है जब एक व्यक्ति या एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को अपना दास बनाए हुए है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसके लिए बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए और लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल तक आते आते 1843 में एक अधिनियम आ गया, जिससे दास प्रथा का पूर्ण रूपेण उन्मूलन कर दिया गया। लेकिन फिर भी यह पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं हुई। भारतीय समाज से इसे पूरा का पूरा साफ करने के उद्देश्य से ही भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23 व अनुच्छेद 24 जोड़े गए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी विभिन्न न्यायिक निर्णयों में इसके उन्मूलन के लिए बहुत से निर्णय दिए हैं। संसद ने भी दास प्रथा के उन्मूलन के लिए बहुत से नियम व कानून बनाए हैं, जो ना सिर्फ एक व्यक्ति या एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें पता होना चाहिए, बल्कि ये हमारे अध्ययन सामग्री में एक विशेष स्थान तो रखते हैं, साथ ही साथ मुख्य परीक्षा के उद्देश्य से भी ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम शोषण के विरुद्ध अधिकार से। तो हमारा टॉपिक शुरू होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार से। अब इस शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, इसके लिए भारतीय संविधान में दो अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 23 व अनुच्छेद 24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार प्रदान किया गया है, जिसमें से अनुच्छेद 24 मानव के दुर्व्यापार, बलात्श्रम आदि का प्रतिषेध करता है। दुर्व्यापार मतलब मनुष्यों का ही व्यापार करना, मनुष्यों की ही खरीद फरोख्त करना। और बलात्श्रम का अर्थ होता है मार पीट कर बिना पैसे दिए काम कराना या बिना पारिश्रमिक दिए काम कराना। तो इन चीजों का उन्मूलन किया गया है अनुच्छेद 23 से। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर रोक लगाई गई है। अब कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर रोक, ये एक अलग तथ्य है और अनुच्छेद 23 एक अलग तथ्य है। तो हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं अनुच्छेद 23 का, अर्थात बलात्श्रम का प्रतिषेध। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 23(1) के द्वारा दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रतिनिषिद्ध कर दिया गया है तथा इसका उल्लंघन अपराध घोषित किया गया है। अब आप देखिए, संविधान में ये जो अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद 23(1), इसमें शब्द दिया है अपराध का। ऐसा ही शब्द हमें मिलता है अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि संविधान के अंतर्गत अस्पृश्यता अर्थात अनुच्छेद 17 के बाद दंडनीय माना जाने वाला दूसरा कार्य यह बलात्श्रम ही है। हालांकि संविधान में जितनी भी चीजें हैं उनकी मनाही की गई है, लेकिन दंड के लिए प्रावधान दो चीजों में है।
एक चीज हो गई आपकी अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता, और अनुच्छेद 23(1) के तहत दुर्व्यापार या बेकार प्रथा अर्थात किसी भी प्रकार का बलात् श्रम। इसका प्रावधान है अनुच्छेद 23(1) में, जो कि दंडनीय घोषित या अपराध घोषित किया गया है। अब ये जो शब्द है दुर्व्यापार, इसका मीनिंग तो क्लियर हो गया होगा। बेगार, बेगार का अर्थ है बिना पैसे दिए काम कराना। बलात् श्रम का अर्थ होता है मार पीट कर काम कराना। और ये दुर्व्यापार और बेगार दोनों कैटेगरी हैं बलात् श्रम के अंतर्गत ही। अनुच्छेद 23 द्वारा प्रदान किया गया यह संरक्षण राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। राज्य का मीनिंग बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया था, और व्यक्ति मतलब वे चीजें जो राज्य नहीं है उनको रखा गया है व्यक्ति की कैटेगरी में। तो ये जो संरक्षण है अनुच्छेद 23 का, ये राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। मानव दुर्व्यापार का अर्थ अत्यंत व्यापक है। मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत बहुत सी चीजें शामिल हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर डिफाइन किया है, अर्थात उसका निर्वचन किया है। न्यायालय द्वारा समय समय पर निर्वचित मानव दुर्व्यापार एवं बेगार शब्द में निम्नलिखित चीजें शामिल हैं। दास प्रथा, दास प्रथा भी आ जाती है मानव दुर्व्यापार के ही अंतर्गत। बेगार अथवा बलात् श्रम। तीसरा, मनुष्यों का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय, इसको भी शामिल किया गया है मानव के दुर्व्यापार में। स्त्रियों एवं बच्चों का अनैतिक व्यापार, ये भी मानव दुर्व्यापार में आता है। बंधुआ मजदूरी आदि। इस प्रकार के कार्य अनुच्छेद 23(1) द्वारा प्रतिनिषिद्ध हैं तथा उनका उल्लंघन अपराध है। प्रतिनिषिद्ध है मतलब इसे मना किया गया, और किसी भी प्रकार से अगर ये कार्य किए जाएंगे तो उन्हें अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। अनुच्छेद 23 किसी अपराधी व्यक्ति से दंड स्वरूप कराए गए बलात् श्रम का निषिद्ध नहीं करता है। मतलब अगर कोई अपराधी है और उस अपराधी को अपराध देने के लिए अगर मारपीट कर कोई सा कार्य कराया जाए तो वो निषिद्ध नहीं है, उसकी मनाही नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति अपराधी है। तथा यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अतिरिक्त कार्य करता है तो वह बेगार या बलात् श्रम की श्रेणी में नहीं आता। ये चीज भी आपको समझने लायक है या बहुत आवश्यक है इसको समझना कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से ज्यादा कार्य करता है तो उसे हम बलात् श्रम का निषिद्ध नहीं मानेंगे। या फिर किसी अपराधी को मार पीट कर कोई सा काम कराने के लिए उसको जोर दिया गया हो तो वो भी बलात् श्रम का निषेध नहीं मान, या वो भी बलात् श्रम का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अब अनुच्छेद 23 के द्वारा घोषित अपराध के लिए अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद को दंड देने के लिए विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। मतलब अनुच्छेद 23 में जिस बात के लिए मना किया गया है उस बात को और कठोरता से लागू करने के लिए संसद नियम बना सकती है, और इसके लिए अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद के नियम बनाने की शक्ति दी गई है। इसके तहत संसद ने विभिन्न नियम भी बनाए हैं, जैसे बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976, जिसके माध्यम से बंधुआ मजदूरी का निषिद्ध किया गया था, बंधुआ मजदूरी को समाप्त किया गया था। और महिला एवं बाल अनैतिक निवारण अधिनियम 1986, यह भी पारित किया गया है अनुच्छेद 23 को पूर्णतः लागू कराने के लिए। अनुच्छेद 23 का खंड 2 खंड 1 का अपवाद है। ये भी देखिए, अपन ने पुराने वीडियोस में बहुत सारे अपवाद पढ़े थे मौलिक अधिकारों के, तो अनुच्छेद 23 का जो खंड 2 है वो खंड 1 का अपवाद माना गया है। इसके अंतर्गत राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु अनिवार्य सेवा लागू करने का अधिकार है, किंतु राज्य ऐसी सेवा लागू करते समय धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग के अथवा इनमें से किसी आधार पर नागरिकों के मध्य निषेध नहीं करेगा। अब इसका अर्थ समझिए आप लोग। इसका अर्थ यह है सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, मतलब कभी ऐसा कोई काम आ जाए जिसके लिए राज्य ही बोले नागरिकों से किसी प्रकार का कार्य करने के लिए, जिसके लिए उसको कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे, तो उसे बलात् श्रम का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, आपसे रिक्वेस्ट की गई है घर पर रहने के लिए, या हो सकता है इससे भी विकट परिस्थितियां जन्म ले लें, तो सरकार अगर किसी भी प्रकार से सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नागरिकों से कुछ कार्य करने के लिए कहती है,
जिसके लिए नागरिकों को किसी भी प्रकार का मेहनताना नहीं दिया जाएगा, उसे बलात्श्रम का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। लेकिन ऐसी सेवा लागू करते समय धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या वर्ग के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। एक केस है दीना बनाम भारत संघ 1983 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने धारित किया कि कैदियों को अपने काम के लिए उचित मजदूरी पाने का हक है। मतलब कैदियों से अगर जेल में काम कराया जा रहा है तो उनको मजदूरी मिलना चाहिए। उचित पारिश्रमिक बिना काम कराना बलात्श्रम है और इससे अनुच्छेद 23 का उल्लंघन होता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है और इसके तहत कैदियों को जेल में मेहनताना देना अनिवार्य है। एक दूसरा केस है बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघवाद 1984। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 23 के अंतर्गत इस बात की जांच करना कि क्या किसी स्थान पर श्रमिकों से बलात्श्रम लिया जा रहा है और उसे कैसे समाप्त किया जा सकता है, यह सरकार का एक संवैधानिक दायित्व है। मतलब सरकार अगर टाइम टू टाइम किसी स्थान पर बलात्श्रम की जांच कर रही है और इस बात का पता लगा रही है कि उस बलात्श्रम को कैसे समाप्त किया जाए, तो यह सरकार का संवैधानिक हक है। तीसरा केस है नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राजवाद 1984 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार का कर्तव्य केवल बंधुआ मजदूरों को मुक्त करना ही नहीं है, बल्कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी करना है, जिससे कि वे अभावग्रस्त स्थिति में पुनः शोषण के शिकार ना हो जाए। मतलब सरकार का जो दायित्व है या राज्य का जो दायित्व है वो यहाँ पर और ज्यादा व्यापक कर दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह धारित कर लिया है कि सरकार ना सिर्फ बंधुआ मजदूरी से लोगों को मुक्त कराएगी बल्कि उनके पुनर्वास की भी पूरी व्यवस्था करेगी। इसलिए करेगी क्योंकि अगर आपने बंधुआ मजदूरी से लोगों को मुक्त करा दिया लेकिन उनके पुनर्वास की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, तो हो सकता है कि इन विपत्तियों को सॉल्व करने के लिए वो व्यक्ति फिर से बंधुआ मजदूरी के इस दमन चक्र में फंस जाए। इस वजह से सरकार का अब दायित्व ये हो गया है कि ना सिर्फ लोगों को बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराए बल्कि उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था करे। नेक्स्ट है बालकों के नियोजन का प्रतिषिद्ध, अर्थात कारखानों वाला जो पॉइंट है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के बारे में है। इसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों में, खानों में एवं अन्य किसी जोखिमपूर्ण कार्य में नियोजन का निषेध किया गया है। जैसे पटाखों की फैक्ट्री है जहां पर बारूद से काम होता है, वहां पर एक अभी कुछ समय पहले ही न्यूज में बताया था कि कम से कम 35-40 बच्चे जो हैं एक पटाखों के फैक्ट्री से बाहर निकाले गए जो बहुत ही विभत्स हालत में थे। तो ऐसी चीजों का उल्लेख अनुच्छेद 24 में हुआ है या ऐसे क्षेत्रों से बालकों को बचाया जा रहा है। खदानें हैं, कारखाने हैं, जोखिमपूर्ण कार्य है, उनसे बालकों को बचाने के लिए अनुच्छेद 24 प्रोवाइड किया गया है संविधान में। इसका उद्देश्य कम आयु के बालकों के स्वास्थ्य एवं जीवन की रक्षा करना तथा उन्हें शोषण से बचाना है। इस अनुच्छेद द्वारा अधिरोपित निषेध अत्यांतिक है, अर्थात इसका कोई अपवाद नहीं है। ये जो शब्द है ना अत्यांतिक, ये हमने पहले भी पढ़ा। अत्यांतिक का मतलब होता है सदा के लिए। बहुत से अनुच्छेद ऐसे हैं कि वे अत्यांतिक नहीं है, अर्थात उनका कोई ना कोई अपवाद जरूर होता है, लेकिन अनुच्छेद 24 एक ऐसा अनुच्छेद है जिसका कोई भी अपवाद नहीं है, इसलिए ये अत्यांतिक है। अनुच्छेद 39 ये नीति निर्देशक सिद्धांतों में आ जाएगा। इसके तहत भी राज्य पर यह कर्तव्य आरोपित किया गया है कि वह अपने देशवासियों के स्वास्थ्य एवं कार्य क्षमता को सुरक्षित रखें तथा इस बात का ध्यान रखें कि आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर वे किसी ऐसे रोजगार में ना जाएं जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो। देखिए, मौलिक अधिकार में भी राज्यों के लिए ये कर्तव्य आरोपित किया है कि जो बालक हैं उनको शोषण से बचाया जाए, एवं अनुच्छेद 39 जो कि नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें भी ऐसा ही कर्तव्य आरोपित किया गया है।
खानों, कारखानों तथा अन्य जोखिमपूर्ण कार्यों में कम आयु के बच्चों के नियोजन का निषेध करने वाले कुछ अधिनियम भी संसद ने समय समय पर बनाए हैं, जैसे बालक नियोजन अधिनियम 1938, भारतीय कारखाना अधिनियम 1948, बागान श्रम अधिनियम 1951, खान अधिनियम 1952, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961, शिशु अधिनियम 1966, बालक श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 आदि। ये कुछ ऐसे अधिनियम हैं जिससे बालकों का नियोजन कुछ असंतुलित कारखानों में या कुछ ऐसे कारखानों या खानों में जहां पर स्वास्थ्य हेतु जोखिमपूर्ण कार्य किया जा रहा है, वहां पर प्रतिनिषिद्ध किया गया है। 10 अक्टूबर 2006 को केंद्र सरकार द्वारा बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के तहत एक अधिसूचना जारी करके घरों व होटलों में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस अधिनियम के अनुसार खतरनाक सूची में शामिल 13 व्यवसायों में किसी व्यवसाय में किसी बालक जो कि 5 से 14 वर्ष की आयु के बीच में है, उनका नियोजन अपराध माना गया है और इसके लिए 3 माह से 1 वर्ष तक का कारावास या 10,000 से 20,000 तक का अर्थदंड या दोनों प्रकार से दंड से दंडित किया जा सकता है उस व्यक्ति को जिसने इन बालकों को, जिनकी आयु 5 से 14 वर्ष के बीच में है, उनको ऐसे 13 व्यवसायों में नियोजित किया है। तो ये है अनुच्छेद 23 व अनुच्छेद 24, जिसके माध्यम से बलात् श्रम, मानव के दुर्व्यापार आदि पर निषेध लगाया गया है एवं बालकों को विभिन्न प्रकार के कारखानों में संलग्न होने से बचाया गया है। ठीक है, अब इसके बाद हमें पढ़ना है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि मैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा। धन्यवाद।